इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मीटर सेतु के हेडिंग पढ़ ली थी और उसका सिद्धांत पढ़ लिया था। अब मीटर सेतु का डायग्राम समझेंगे तो परिपथ आरेख अपन बात कर रहे हैं, उसी के आगे परिपथ आरेख क्या होता है। तो समझो मीटर सेतु क्या होता है। इसमें एक क्या होता है, एक दो एल आकार की पट्टियां होती हैं, ठीक है, जिनका नाम देते हैं अपन ए, एन। दूसरी पट्टी यहां पर होती है ठीक है, ये हो जाती है आपकी सी और वाई, ठीक है। यहां पर एक और पट्टी लगी रहती है जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? एन वाई एच से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, ए सी के बीच में एक लंबा तार लगा होता है, ये किसका बना होता है? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का बना होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। इसी के कारण अपने इसको क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी पर ये जो जहां पर फिक्स रहता है वहां पर एक मीटर स्केल भी लगी रहती है, यानी मीटर पैमाना भी लगा रहता है, ठीक है, जिसपे अपन इस तार की लंबाई को माप सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये एक मीटर पैमाना लगा होता है, ये मीटर पैमाना हो गया। ठीक, यहां पर आपका एक पॉइंट लेते हैं, क्या? डी, ठीक है। यहां पर आपका क्या लगाया जाता है? रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है, जिसकी सहायता से हम ज्ञात प्रतिरोध को परिपथ में जोड़ देंगे। अच्छा, एम एन को नीचे लिख दो जिससे ये दिक्कत ना आए, एम एन। और ये आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पर लग गया, ठीक है। ये आपकी एक्स वाई हो गई। यहां पर आपका एक अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान हमको निकालना होता है एस लगाया जाता है, ठीक है। डी पर धारामापी का एक सिरा जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को किससे जोड़ देते हैं? जॉकी से जोड़ देते हैं, ठीक है। जॉकी क्या करता है? आपका इस तार पर उदासीन बिंदु ढूंढने में मदद करता है। उदासीन बिंदु मतलब आपका वह बिंदु जिसमें धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। और इस संपूर्ण को या तो नीचे जोड़ दो या ऊपर जोड़ दो। ऊपर जनरली जोड़ देते हैं ऐसे, ऊपर जगह नहीं हो तो नीचे भी जोड़ सकते हैं। यहां पर एक बैटरी, रियोस्टेट यानी परिवर्ती प्रतिरोध और कुंजी जोड़ दी जाती है, ठीक है। ये नीचे भी जोड़ा जा सकता है। तो ये होता है आपका सर्किट डायग्राम किसका? मीटर सेतु का, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे से बिंदु होते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जो जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जॉकी को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। ये परिपथ यानी धारा तभी प्रवाहित करेंगे जब आपका क्या होना चाहिए कि अपन प्रक्षेपण ले रहे हो यानी माप ले रहे हो। ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक काला बक्सा होता है जिसमें बहुत सारी कुंजियां लगी होती हैं। जितने ओम का प्रतिरोध आपको लगाना उतनी ओम की कुंजी को आप बाहर निकाल देते हैं। तो बाकी सारी कुंजी अच्छे से कसी हुई होनी चाहिए। अगर कुंजी लूज होगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो सारी कुंजियां अच्छे से कसी होनी चाहिए, कहीं से भी परिपथ लूज नहीं होने चाहिए। सारे संयोजी पेंच भी अच्छे से कसे होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो लंबाई आती है वो हो गई एल। पूरी लंबाई कितनी है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो जब ये एल हो गई तो ये कितनी बची? 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अगर किसी और मापक
किसी और मात्रक में एल दिया है तो पहले उसको परिवर्तित करेंगे किसमें, एल सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आपका परिपथ आरेख। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन सूत्र की स्थापना। ठीक है, माना कि मीटर सेतु के तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तो तार ए बी तो संतुलित लंबाई के तार AB का प्रतिरोध। ठीक है, तो AB का प्रतिरोध अपन मान लेते हैं कितना, P। तो P बराबर क्या हो जाएगा, रो L बटे A। ये आपका क्या हो जाएगा, P का मतलब AB का प्रतिरोध हो गया, इसको अपन ने P मान लिया। ठीक है, अब तार BC का प्रतिरोध, Q बराबर, तो BC के लिए आपकी लंबाई कितनी हो गई, 100 माइनस L। तो रो L बटे A, L की जगह पर कितना आएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, अब संतुलन की स्थिति पर तो संतुलन की स्थिति पे क्या होता है, P बटे Q बराबर R बटे S। P का मान रख दो रो L बटे A बटे रो 100 माइनस L बटे A बराबर R बटे S। रो से रो कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो L बटे 100 माइनस L गुणित R बटे बराबर R बटे S। S निकालना है तो S बराबर R गुणित 100 माइनस L बटे L। ये आपका क्या हो जाएगा, S का मान हो जाएगा जो अपन मीटर सेतु से निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई। ठीक है, सूत्र की स्थापना हो गई। अब अपन बात करते हैं, इसके साथ आपसे प्रेक्षण सारणी भी पूछ सकते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे प्रेक्षण सारणी। इस पर सवाल भी आ सकते हैं, प्रेक्षण सारणी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी इस तरह से बनाई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका क्रमांक, फिर प्रतिरोध, बॉक्स का मान मतलब प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध का मान R ओम में, फिर संतुलन लंबाई क्या L सेंटीमीटर, अगला आएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर, और लास्ट आएगा S बराबर R 100 माइनस L बटे L। ठीक है, अगर आप R इधर लगा दो,
ऐसे इधर लगा दोगे, आर उधर लगाओगे, तो इसको भी क्या करना पड़ जाएगा, पलटना पड़ जाएगा। तो ये आपकी परीक्षण सारणी हो गई, 1 2 3, ये आपकी परीक्षण सारणी हो जाती है। ठीक है, अब बात आते हैं कि ये आपका क्या है, एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको लेबोरेटरी में करवाया जाता है। तो इसको लेबोरेटरी में करते समय क्या क्या आपको प्रिकॉशन ध्यान में रखने पड़ेंगे उनकी बारे में बात करते हैं। तो सावधानियां भी अपन लिख लेते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे सावधानी। सावधानी, ठीक है। सबसे पहली आएगी समस्त संयोजी पेंच अच्छे से कसे हुए होने चाहिए। ठीक है, समस्त संयोजी पेंच अच्छे से कसे हुए होने चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं से भी सर्किट लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका आता है धारा केवल प्रेक्षण के समय पर ही प्रवाहित की जानी चाहिए। ठीक है, तीसरा आपका आता है जॉकी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चौथा आता है प्रतिरोध बॉक्स की समस्त कुंजियां अच्छे से कसी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, प्रतिरोध बॉक्स की समस्त कुंजियां अच्छे से कसी हुई होनी चाहिए। और पांचवा आपका आता है कि संतुलन बिंदु लगभग मध्य में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों होना चाहिए, इससे शून्य एरर हट जाती है। ठीक है, मध्य में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आपकी सावधानियां आप ध्यान में रखेंगे, जिससे आपका एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो ये आपका मीटर सेतु हो गया। ठीक है, एवं उसमें सारी चीजें अपन ने कर ली। हाँ, इस पे 1 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो आप समझ लो क्यों पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, सुन लो अच्छे से। पूछा जाता है मीटर सेतु का तार किससे बना होना चाहिए और क्यों। ठीक है, तो मीटर सेतु का तार कॉन्स्टेंट एवं मैग्नीन से बना होना चाहिए। या तो कॉन्स्टेंट या फिर मैग्नीन, दोनों क्या होते हैं, अलॉय होते हैं, यानी मिश्र धातु होती हैं। तो इनसे क्यों बना होना चाहिए, क्योंकि इनका ताप गुणांक क्या होता है, निम्न होता है, जिसके कारण प्रतिरोध पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो प्रतिरोध होता है उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी चीज ये होती है कि ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ये अपना क्या होता है, इसका प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता भी इसकी ज्यादा होती है। तो 2 चीजें लिखेंगे कि आपका मीटर सेतु का तार किससे बना होता है, कॉन्स्टेंट और मैग्नीन से बना होता है। कॉन्स्टेंट या मैग्नीन से बना होता है, क्योंकि इसका ताप गुणांक कम होता है एवं प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसका ताप गुणांक
कम होता है और प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं धारा के रासायनिक प्रभाव और विद्युत रासायनिक सेल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आती है विद्युत अपघट्य, अगली हेडिंग आती है विद्युत अपघट्य। हेडिंग लिखेंगे विद्युत अपघट्य। क्या होता है विद्युत अपघट्य? ऐसे पदार्थ जो प्रगलित अवस्था तथा जलीय विलयन में आयनित होकर अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए NaCl, NaOH, HCl, KOH इत्यादि, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो भाई ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, जलीय विलयन में या प्रगलित अवस्था में आयनित होकर अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। ठोस अवस्था में ये अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, क्योंकि ठोस अवस्था में ये आयनित नहीं होते। लेकिन जैसे ही इनको जल में विलय किया जाता है, इनको प्रगलित कर लिया जाता है, तो उनके आयन, धनायन और ऋणायन अलग हो जाते हैं और आयन के कारण उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो प्रगलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयन उत्पन्न कर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य के प्रकार, विद्युत अपघट्य के प्रकार, कितने प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। दो प्रकार के विद्युत अपघट्य हो गए, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो पहले प्रबल विद्युत अपघट्य की बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, और अत्यधिक मात्रा में धारा का चालन करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है।
मतलब जो पानी में क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आयन उत्पन्न करते हैं, तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा विद्युत धारा भी प्रवाहित करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, NaOH, KCl, KOH, H2SO4, HCl इत्यादि इत्यादि। ठीक है, वहीं पर आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात आती है, तो ऐसे विद्युत अपघट्य, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आयनित होते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाता है, कहा जाता है। तो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य, और जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण तो बता दो, तो उदाहरण भी आप देख लो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, उदाहरण आप देखेंगे तो उदाहरण आपका हो जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल या इथेनॉइक एसिड, उसके अलावा NH4OH ये भी आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, CaOH का होल ट्वाइस ये भी दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है इत्यादि। ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन क्या होता है? ठीक है, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन या उसकी प्रगलित, उसकी प्रगलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो वह अपने अवयवी घटकों में, तो वह अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इस घटना को विद्युत अपघटन कहा जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटन आपको समझ में आ गया। विद्युत अपघटन क्या होता है कि कोई विद्युत अपघट्य ले लिया, उसका जलीय विलयन ले लिया या फिर उसका प्रगलित अवस्था ले ली, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाता है। जैसे NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे तो वो सोडियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाएगा, KCl का विद्युत अपघटन करेंगे तो वो पोटेशियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाएगा। मतलब किसी भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन या विद्युत अपघट्य की प्रगलित अवस्था में धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो अपने अपने घटकों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन बोलते हैं। विद्युत अपघटन के फैराडे के नियम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कहां पर, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो वो दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
अब अपन आगे बात करते हैं कि भाई विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ठीक है, अगली हेडिंग आती है आपकी विद्युत रासायनिक सेल के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि भाई विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल। अगली हेडिंग आएगी विद्युत रासायनिक सेल। कर रहे थे क्या होता है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। इसे गैल्वनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं और वोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है गैल्वेनिक सेल क्या है, वोल्टिक सेल क्या है या विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो भाई सीधी सी बात है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार का होता है ये अपन को डिस्कस करना है, विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला आता है प्राथमिक सेल, दूसरा आता है द्वितीयक सेल। कौन कौन सा, पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। तो पहले प्राथमिक सेल की बात कर लेते हैं। प्राथमिक सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसा विद्युत रासायनिक सेल, ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसे उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। प्राथमिक सेल कहा जाता है। ठीक है, यानी एक बार उपयोग कर लिया और दोबारा से आवेशित
नहीं होगा उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण में आपका आ जाएगा क्या, आपका शुष्क सेल, ठीक है, बटन सेल या मरकरी सेल, ठीक है, लैक्लांची सेल इत्यादि। ठीक है, इसके उदाहरण में आप लिख लेंगे। ठीक है, उदाहरण आप लिखेंगे शुष्क सेल, बटन सेल या मरकरी सेल, मरकरी सेल लिख लो, मरकरी सेल, तथा लैक्लांसी सेल आदि। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं द्वितीयक सेल की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, द्वितीयक सेल की। तो अगली हेडिंग लिखेंगे कि द्वितीयक सेल क्या होता है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, ठीक, क्या होता है, ऐसा विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल जिसे उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है, उन्हें द्वितीयक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो द्वितीयक सेल क्या होते हैं, ऐसे विद्युत रासायनिक सेल जिन्हें उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित कर सकते हैं, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए सीसा संचायक सेल, निकेड सेल इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा प्राथमिक सेल, यहां पर द्वितीयक सेल। पहला आता है इन्हें उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्हें उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इधर आपका आएगा इन्हें उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, मतलब दोनों दिशाओं में वापस नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया
उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है। इसमें अनुत्क्रमणीय होती है और इसमें उत्क्रमणीय होती है। तीसरा आपका आया, ये छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, ठीक है। यह आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा, ये सस्ते होते हैं, ये महंगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उदाहरण लिख देंगे। पांचवा आपका आ जाएगा शुष्क सेल, सेल, मरकरी सेल आदि। इधर लिख देंगे सीसा, संचायक सेल, सेल और आपका निकेड सेल आदि, ठीक है। तो ये आपके प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर हो जाता है। पूछा जाता है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर लिखो। तो पहला क्या होता है, इन्हें उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इन्हें उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब केवल एक ही दिशा में संभव है। जबकि इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, यानी दोनों दिशाओं में होती है। ये छोटे आकार के होते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, ये सस्ते होते हैं और वो महंगे होते हैं, और उनके उदाहरण। तो ये आपके अंतर हो जाते हैं किसमें, सीसा, सॉरी प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब सेल में जो पद उपयोग होते हैं, जैसे विद्युत वाहक बल हो गया, विभवांतर हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया, उनमें संबंध, तो वो सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।